औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का जनाब बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जनाब जैसा कि जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। काफ़ी तवील चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, रिड्यूस होने के बाद भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें से 3-4 टॉपिक निकाल भी दिए हैं, मगर उसके बावजूद ये चैप्टर थोड़ा सा तवील है। और इसमें से असल में ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होने का मतलब ये है कि इन टॉपिक्स का किसी दूसरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जब इंडिपेंडेंट टॉपिक होते हैं ना बेटा, तो वो एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कि उसको शॉर्ट क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, किसी टॉपिक से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। और ये स्टैंड अलोन टॉपिक है, शॉर्ट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर दूसरी बात ये मेरे बेटा कि इनके साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। साथ साथ क्या होते हैं मेरे बेटा, इनके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स अमूमी तौर पे काफ़ी तकलीफदेह इसलिए होते हैं कि एक स्टैंड अलोन टॉपिक होता है, पढ़ाने में, पढ़ने में, रवानी में कहीं रह गया तो पेपर के अंदर बड़ी आपको तकलीफदेह लगता है। जो मेजर मोटे मोटे न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल से आप यूज टू हैं, ये बोर्ड में करते ही है कि ये छोटे छोटे कोने खुदरे से न्यूमेरिकल निकाल निकाल के लेकर आते हैं। कभी इंशाअल्लाह ताला मौका लगेगा, इसी दौरान आपको हम 5 ईयर के पेपर भी आपको दिखाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको लगता ही नहीं कि आपकी बुक के न्यूमेरिकल है। ये ऐसे कोने खुदरे से न्यूमेरिकल ढूंढ के लिए आते हैं। जैसे कल हमने टॉपिक किया था कौन सा मेरे बेटा, कॉम्पटन इफेक्ट का, उसके न्यूमेरिकल थे। अगर आपने कॉम्पटन इफेक्ट, चूंकि स्टैंड अलोन टॉपिक है, तो उसके बीच में कई कोने खुदरे में गुम जाता है, तो इसलिए इन टॉपिक्स पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ये एक टॉपिक पेयर प्रोडक्शन का है, फिर एनिलेशन ऑफ मैटर का एक टॉपिक है। ये 2-3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा इनको ध्यान से कर लीजिएगा। आज हम जनाब जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, तवज्जो से ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक का नाम है पेयर प्रोडक्शन। जनाब टॉपिक का नाम है। अब ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इसको सुनिए गौर से। आप जानते हैं कि एक चीज होती है मैटर। क्या होती है मेरे बेटा? एक चीज आप जानते हैं मैटर होती है। हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, मैटर कहते हैं। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट इज कॉल्ड मैटर। एक और नया कॉन्सेप्ट है। एक नया कॉन्सेप्ट ये है मेरे बेटा कि हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है। सुना है इससे पहले कभी? हर मैटर का एक अदद एंटी मैटर भी होता है। एंटी मैटर भी होता है। शायद आप लोगों ने सुना हो, पता नहीं। एक होता है उर्दू में कहते हैं ना, जिनको उर्दू बेहतर हो, कहते हैं हर इंसान का हमजाद होता है। कभी नाम सुना हमजाद का? हमजाद के बारे में कहा जाता है एक ऐसा शख्स होता है जो बिल्कुल आप जैसा होगा, दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, जो इसकी शक्ल शबाहत देखने में बिल्कुल, लुक में बिल्कुल डिटो आपकी कॉपी होगा। ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर आदमी का हमजाद होता है, बिल्कुल डिटो कॉपी होता है। एंटी मैटर में रिवर्स मामला है कि हर मैटर का रिवर्स होता है, जिसका नाम होता है एंटी मैटर। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? एंटी मैटर। एक होता है, हर मैटर का एक अदद एंटी मैटर होता है। इलेक्ट्रॉन का आपने नाम सुना है और इलेक्ट्रॉन से आप बहुत वाकिफ हैं। इलेक्ट्रॉन का आपने नाम सुना है, इलेक्ट्रॉन से आप बहुत वाकिफ हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भी एंटी मैटर होता है। क्या होता है मेरे बेटा? इलेक्ट्रॉन का भी एक अदद एंटी मैटर होता है, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है मगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। और उसका नाम होता है क्या? पहले कहीं पढ़ाया है। इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। क्या नाम होता है बेटा इसका? पॉजिट्रॉन इसका नाम होता है। पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल विच इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, बट अपोजिट इन नेचर, ये इसके अपोजिट होता है। और इसको कहा जाता है ये एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि हर मैटर का एंटी मैटर होता है, जो बिल्कुल जैसा होता है मगर उसकी नेचर में रिवर्स होता है। दूसरी बात, आप इस बात से वाकिफ हैं कि एवरी मास इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। हर मास जहां होगा, मास के साथ एनर्जी होगी। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? वो एनर्जी किसके बराबर होगी? वो एनर्जी बराबर होगी mc² के। पता है ना भाई? हर मास के साथ, एवरी मास इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। हर मास एनर्जी के साथ एसोसिएट करता है। और उस एनर्जी का नाम होता है क्या? जो एनर्जी किसके बराबर होती है? mc² के बराबर होती है। को बहुत सारा भी हमने रिलेटिविटी के अंदर हमने बहुत सारी बातें की हैं। इन बातों को जरा ध्यान में रखिएगा। दूसरी एक और तीसरी बात है कि जो मैटर और एनर्जी होते हैं, ये एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास।
अगर आपको याद हो, जब हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो वहाँ हमने पढ़ा था मास डिफेक्ट, वहाँ हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी, कि मास में तब्दीली होती है और वो मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक आपने बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी मिसालें पढ़ी हैं जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। एनर्जी क्या होती है, मास में कन्वर्ट होती है, मगर अभी तक आपने कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा जिसमें एनर्जी, आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर या क्यू वैल्यू के अंदर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। अभी तक आपने कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं किया है जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होता हुआ नजर आए। हम कह देते हैं जुबानी, आप तस्लीम भी कर लेते हैं। ये वो टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इज द टॉपिक विच शोज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास, जो क्या करता है, एनर्जी के मास में कन्वर्जन को बताता है। Pair production is a topic which shows the conversion of energy into mass। दूसरे अल्फाज में मास क्रिएट होगा, मास पैदा होगा। इसको मटेरियलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मटेरियलाइजेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर मैटर हमारा पैदा होता है। अब दो तीन बातें समझ में आने की, अब तीन चार बातें आप समझ लें ताकि आपको जब टॉपिक शुरू करें तो आपको जरा बात समझ में आ जाए। पहली बात क्या? पहली बात क्या? हर मैटर का एंटी मैटर होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पॉजिट्रॉन होता है, पहली बात। दूसरी बात कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड सिमिलरली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी मास इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। और पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा मेरे बेटा, कि एनर्जी क्या होगी, मास में कन्वर्ट होगी। एनर्जी क्या होगी, मास में कन्वर्ट होगी। अब जरा तवज्जो से देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बैकग्राउंड सारा हमारा बन चुका है और इसके बाद हम इस काबिल हैं कि पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। डेफिनेशन देखते हैं पेयर प्रोडक्शन की। पेयर प्रोडक्शन ये कहता है कि व्हेन अ फोटोन, एक फोटोन कौन है, एनर्जी है। फोटोन कौन है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। व्हेन अ फोटोन हैविंग हाई एनर्जी, एक फोटोन जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, स्ट्राइक्स विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस से टकरा जाए। यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है वेसिनिटी। क्या होता है मेरे बेटा? यहाँ पर एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है वेसिनिटी। वेसिनिटी के मतलब होता है मौजूदगी में। वेसिनिटी के मतलब क्या होता है? मौजूदगी में। खुद कोई काम नहीं करेगा, उसकी मौजूदगी में काम हो जाए तो इस लफ्ज़ को कहते हैं वेसिनिटी। क्या कहते हैं इसको? वेसिनिटी कहा जाता है। एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है मगर वो खुद उस काम में हिस्सा ले नहीं रही है, तो उसको कहा जाता है इन द वेसिनिटी ऑफ दैट बॉडी। व्हेन अ फोटोन हैविंग हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, स्ट्राइक्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस से टकराती है, इट प्रोड्यूसेस टू एंटी पार्टिकल, दो पार्टिकल पैदा करती है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझ लो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स है, मास है। और फोटोन कौन है? एनर्जी है। दिस प्रोसेस जब टकराएंगे तो दो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन या मटेरियलाइजेशन। मैटर का क्रिएट होना, मैटर का पैदा होना कहलाता है। मैटर का क्रिएट होना या मैटर का पैदा होना जनाब कहलाता है। तो देखिए, गौर से सुनिएगा। यहाँ ज़रा गौर से देखते हैं, एक डायग्राम आपके सामने जनाब आ रही होगी। अगर आप तवज्जो से डायग्राम को देखते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं डायग्राम को, आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है। एक फोटोन आ रहा है, ये आपका फोटोन है। कौन है बेटा आपके पास? इंसिडेंट फोटोन है। ये एक न्यूक्लियस से टकराता है तो एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है, और अमूमी तौर पे ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनाब पैदा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, पॉजिट्रॉन पैदा होता है। इस न्यूक्लियस का काम ये होता है कि इसकी मौजूदगी में काम हो रहा है, ये खुद किसी काम में हिस्सा लेगा नहीं। अब जरा गौर से देखते हैं। पहली बात कि पॉजिट्रॉन होता क्या है, जैसे कि आपको मैंने टॉपिक के शुरू में डिस्कस किया।
और टॉपिक के शुरू में आपको बताया कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है विच इज आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन, यानी उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। 9.11 10 की पावर -31 किलोग्राम। उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर होगा, कितना? 1.6 10 की पावर -19 कूलम, मगर उसकी नेचर पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होगा। बकिया चीज़ें उसकी बिल्कुल एज इट इज डीटो किसके बराबर होंगी मेरे बेटा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगी। सुने जरा गौर से, एक्सप्लेनेशन देखते, वो जरा समझते। According to Einstein equation, mass and energy are interconvertible to each other. पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि आइंस्टाइन का जो रिलेशन होता है E=mc², उसके तहत मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, अगर m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, तो और अगर ये मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये मास मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी पैदा होगी? m0c²। कितनी एनर्जी पैदा होगी? m0c² एनर्जी पैदा होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इस जुमले को रिवर्स कर ले, इस सेंटेंस को रिवर्स कर ले कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन पैदा करना है, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रॉन पैदा करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? m0c² एनर्जी चाहिए होगी। जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन पैदा कर सकता है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन पैदा कर सकता है m0c², इलेक्ट्रॉन को पैदा करने के लिए इतनी ही एनर्जी दरकार होगी। भाई इंटर कन्वर्टेबल है ना, एक दूसरे में जाएगा, दूसरा पहले में आएगा। सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पैदा करूं, तो इलेक्ट्रॉन पैदा करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी? m0c²। कितनी एनर्जी दरकार होगी? m0c² एनर्जी दरकार होगी। और पॉजिट्रॉन पैदा करने के लिए, क्या पैदा करने के लिए? पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए, पॉजिट्रॉन पैदा करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो भी m0c² होगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, लिहाजा एनर्जी बराबर होगी। समझ लो बात ध्यान से, गौर से। इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो m0c² एनर्जी पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना होगा तो m0c² एनर्जी दरकार होगी, और पॉजिट्रॉन पैदा करना होगा तो फिर m0c² एनर्जी दरकार होगी। और अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पैदा करने हो, अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पैदा करने हो तो कितनी एनर्जी दरकार होगी? एक m0c² एनर्जी इलेक्ट्रॉन पैदा करने के लिए चाहिए होगी, एक m0c² एनर्जी पॉजिट्रॉन पैदा करने के लिए चाहिए होगी। एक m0c² एनर्जी इलेक्ट्रॉन पैदा करने के लिए दरकार होगी, एक एनर्जी पॉजिट्रॉन पैदा करने के लिए दरकार होगी। लिहाजा जो टोटल एनर्जी दरकार होगी वो किसके बराबर होगी? m0c² प्लस m0c², m0c² प्लस m0c²। लिहाजा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने के लिए, पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, एक m0c² इलेक्ट्रॉन के लिए, एक m0c² पॉजिट्रॉन के लिए, एक m0c² इलेक्ट्रॉन के लिए, एक m0c² पॉजिट्रॉन के लिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2m0c² होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2m0c² होगी। यानी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करना है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम तो मुझे एनर्जी चाहिए होगी 2m0c²। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा करने के लिए 2m0c² एनर्जी दरकार होगी। जहां ई से मुराद एनर्जी ऑफ फोटोन है, विच कैन प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन। जो पॉजिट्रॉन की एनर्जी होगी, जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन मेरे पास आ रहा है, इस फोटोन में कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 2m0c² एनर्जी होनी चाहिए, तब पेयर प्रोडक्शन होगी, वरना पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। Thus the energy of the photon must be greater than 2m0c² to produce pair production। जो फोटोन आया ना, जिस फोटोन के जरिए हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने जा रहे हैं, जिस फोटोन की मदद से हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी एनर्जी 2m0c² से ज्यादा होनी चाहिए, 2m0c² से ज्यादा होनी चाहिए। आगे देखते हैं।
व्हेन अ फोटोन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन 2 एम नॉट सी स्क्वायर, एक फोटोन जिसकी एनर्जी क्या हो, 2 एम नॉट सी स्क्वायर से ज़्यादा हो, स्ट्राइक्स अ हैवी न्यूक्लियस, किसी हैवी न्यूक्लियस से टकराता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस। याद रखिएगा जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 2 एम नॉट सी स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी आपको बताते हैं, अभी आपको इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ को अगर हम लगाएंगे तो जो एनर्जी एक फॉर्म में कम होगी तो दूसरी फॉर्म के अंदर बढ़ जाएगी। ऐसी होता है ना भाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि जब एनर्जी की एक फॉर्म कम होती है तो दूसरी फॉर्म बढ़ जाती है। जब एनर्जी की एक फॉर्म कम होती है तो दूसरी फॉर्म क्या होती है मेरे बेटा, बढ़ जाती है। जो फोटोन की एनर्जी आज जो फोटोन आएगा वो दो काम करेगा। एक तो उसकी एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करेगा, एक हिस्सा जो किसके बराबर होगा, 2 एम नॉट सी स्क्वायर होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करेगा। और जो एक्सेस एनर्जी होगी, जो ज्यादा एनर्जी होगी, याद रखना फोटोन वैनिश हो जाएगा। किसी के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि फोटोन कहाँ गया, तो फोटोन विल वैनिश। फोटोन क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, फोटोन खत्म हो जाएगा, वो शक्ल इख्तियार कर लेगा किसकी, मास की। इलेक्ट्रॉन एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जो रिमेनिंग एनर्जी होगी अगर एक्सेस है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर से जो एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने के लिए जो एनर्जी दरकार है वो 2 एम नॉट सी स्क्वायर है। उससे ज्यादा जो एनर्जी होगी, उससे 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 ज्यादा जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलेंगे तो मूव भी करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलेंगे तो मूव भी करेंगे, जब मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, एच न्यू होती है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने की एनर्जी किसके बराबर होती है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो किसके बराबर होती है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर होती है। क्या होती है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर हमारे पास एनर्जी दरकार होती है। और उसके साथ साथ ये समझ लें कि ये जो एनर्जी थी ये फोटोन की एनर्जी एच न्यू, जो हमने पहले पढ़े हैं फार्मूले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने के लिए एनर्जी दरकार है वो कितनी है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर है। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सुनना गौर से, यहाँ जो एम नॉट सी स्क्वायर है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आपको पता है ना कन्वर्जन का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, लिहाजा एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू फिक्स होती है। एम नॉट सी स्क्वायर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फिक्स वैल्यू इसकी, फिक्स वैल्यू है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू होती है फिक्स। इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.02 हो जाएगा। इफ द फोटोन हैविंग एनर्जी एग्जैक्टली 2 एम नॉट सी स्क्वायर, अब सुनना 3 ऑप्शन होते हैं। जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन के अंदर जो एनर्जी है 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है मेरे बेटा, कि अगर फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली 2 एम नॉट सी स्क्वायर हो, फोटोन की एनर्जी क्या हो, एग्जैक्टली 2 एम नॉट सी स्क्वायर हो। 2 एम नॉट सी स्क्वायर के मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 0.511 से तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। कितनी हो जाए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। द टू पार्टिकल विल क्रिएटेड एट रेस्ट, जो दोनों पार्टिकल पैदा होंगे वो रेस्ट में होंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी जीरो होगी, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा करने में हो गई। फॉर फोटोन एनर्जीज बिलो 2 एम नॉट सी स्क्वायर, अगर फोटोन आ रहा है और उसकी एनर्जी 2 एम नॉट सी स्क्वायर से कम है, जो फोटोन इंसिडेंट फोटोन था जो न्यूक्लियस से टकरा रहा है, अगर फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मतलब है लाइट एनर्जी, जो फोटोन है अगर उसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर से कम है, एम नॉट सी स्क्वायर से कम है तो फोटो तो पेयर प्रोडक्शन का अमल होगा ही नहीं, तो पेयर प्रोडक्शन का अमल होगा ही नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा होंगे ही नहीं। इन अदर वर्ड्स 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन। थ्रेशोल्ड कहते हैं, थ्रेशोल्ड का उर्दू में नंबर होता है आगाज करने वाली, आगाज करने वाली, स्टार्ट करने वाली। इंग्लिश में कह दो तो स्टार्ट करने वाली, उर्दू में कह दो तो आगाज करने वाली, यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन का मामला शुरू होगा। इससे कम एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना होगा ही नहीं।
फॉर फोटोन एनर्जी इज अबव द थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिनकी एनर्जी, वो फोटोन जिनकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, तो फोटोन हैज़ more than enough energy to create a particle pair, and the surplus energy, surplus से मतलब है जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है विल प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द टू पार्टिकल, दोनों पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी जना पैदा करेगी। द रोल ऑफ द न्यूक्लियस, अब सवाल ये था, मैंने पहले भी कहा था कि न्यूक्लियस जो था उसका रोल क्या होता है, इज जस्ट टू शेयर सम एनर्जी एंड मोमेंटम इन ऑर्डर टू कंजर्व दीज क्वांटिटीज। ओवरऑल इसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे ये, ओवरऑल इस पूरे पार्ट में इनका कोई काम लेना देना नहीं होगा। इसीलिए कहा था लफ्ज वैसिनिटी होती है, बहुत ही मामूली सी, बहुत ही माइन्यूट मिकदार में एनर्जी का डिफरेंस आएगा तो वो शायद ये एब्जॉर्ब कर ले, वरना इसका ऐसा कोई ताल्लुक, कोई काम इसके अंदर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे बेटा कि आपको इसके अंदर ये फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा मेरे बेटा? ये जो फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। अब मुझे एहसास है कि आपको शायद जब एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो फार्मूला बड़ा आसान लगता है, मगर जब फार्मूले जमा होते चले जाए और फिर जब अचानक फार्मूला पूछ ले तो आप लोग उसकी जो है ना वो फालूदा बना के कोई नया ही फार्मूला बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम फार्मूले समझ समझ के ध्यान से करना। इसके बाद एक टॉपिक और करेंगे, उसका फार्मूला भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता फार्मूला है, मगर मामूली सा फ़र्क है। तो ये सारे फ़र्क आपके जहन में होने चाहिए कि टू लगाना है, काइनेटिक एनर्जी लगानी है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये प्रॉपर फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना मामला ख़राब हो जाएगा। ये आपका टॉपिक हो गया पेयर प्रोडक्शन का। एग्जाम में अगर शॉर्ट का सवाल आता है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन, तो ये आपका शॉर्ट के हवाले से सवाल है। चूंकि कोर्स मेरे बेटा रेड्यूस हुआ है और थ्योरेटिकल सवालात के लिए बहुत कम टॉपिक बचे हैं, तो इस हवाले से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अहम है, ज़रा देख लीजिएगा। वैसे आप 5 ईयर के अंदर देखो तो शायद कभी आज तक ना आया हो, मगर हम तो एक बात जानते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर के अंदर हर साल 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं जो 5 ईयर के अंदर कभी मौजूद नहीं होते, 5 ईयर के अंदर कभी मौजूद नहीं होते हैं। तो वो सवालात आपके जहन में होने चाहिए। अब चूंकि फार्मूला आ गया है, और जैसा कि आप जानते हैं क्या, जहां मेरे बच्चा फार्मूला होगा वहां मेरे बेटा न्यूमेरिकल होगा। जहां फार्मूला होता है वहां हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा? न्यूमेरिकल हमारे पास होगा। तो दो न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा मेरे बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल फालतू किस्म के न्यूमेरिकल है, इनका ना सर है, ना पैर है, ना दाएं ना बाएं। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है, लोग तो मोटे मोटे न्यूमेरिकल जिनके होते हैं ना, वो याद किए हुए होते हैं। कार्नोट आपने पढ़ा, रिलेटिविटी, उसके 10 न्यूमेरिकल थे, आपने कोई एक न्यूमेरिकल आएगा। फिर आपने पढ़ा जनाब कार्नोट इंजन, बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आएगा। इसका न्यूमेरिकल है ही एक, इसका न्यूमेरिकल है ही एक। जिस तरीके से आपने देखा था कि कॉम्पिटेंट इफेक्ट के एक ही न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल थे, इसका भी 1 या 2 न्यूमेरिकल होंगे। तो इसमें से एग्जाम के अंदर सवाल आपका, और क्यों आप लिफ्ट नहीं कराते, फिर आप कहते हैं एक ही न्यूमेरिकल तो छोड़ो, जिसके बहुत सारे उसके प्रैक्टिस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इन पर जरा फोकस करके ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बुक का है, किताब किसी पास मौजूद हो जरा देख लीजिएगा। ये बुक की एग्जाम्पल में सवाल गिवन है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.004 एंगस्ट्रॉम इन द वेसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस produces electron positron pair. Find the kinetic energy of each particle. Find the kinetic energy of each particle of the pair in a mega electron volt if the kinetic energy of positron is twice that of electron. पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के डबल है, तो हमने दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। और सवाल में गिवन है कि m0c² 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू गिवन है, और hc की वैल्यू गिवन है 12.4 × 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये hc की वैल्यू गिवन है। ये सवाल बड़ा अजीब सा है। ये सवाल अजीब सा इसलिए है कि अगर आप देखो तो ये वैल्यूज जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर गिवन है, दैट आर नॉट एसआई यूनिट। आज तक आपको मैं ये बात मुसलसल कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ और बोलता रहता हूँ कि न्यूमेरिकल जब भी होते हैं वो एसआई यूनिट के अंदर सॉल्व होते हैं। पहले उसको एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो करना है वो देख लेते हैं। मगर ये वाहिद न्यूमेरिकल है, सुना जरा गौर से, ये वाहिद न्यूमेरिकल है इस जो कि जिस यूनिट में गिवन है उसी यूनिट में सॉल्व हो जाएगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगी। ये बात याद होनी चाहिए, आपको रट्टा होना चाहिए इसका। प्रॉब्लम क्या है इस सवाल के अंदर कि आप जब भी कोई सवाल देखते हैं तो आपका पहला मरहला ये होता है कि उस सवाल को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर मेरे बेटा, उसको कन्वर्ट कर दे ऐसा यूनिट के अंदर। पहला मरहला आपका यही होता है ऑप्शन। मगर ये वही सवाल है, बहुत सवाल है भी बुक का। इस सवाल के अंदर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा कि इस सवाल का प्रॉब्लम ये है। सवाल बहुत आसान है,
प्रॉब्लम सवाल का ये है कि ये सवाल जिस यूनिट में है उसी यूनिट पे सॉल्व होगा। आपको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा में, आपको पता है कि लैम्डा तो नहीं चलता, नहीं मीटर होती है वेवलेंथ, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मगर इस सवाल में जो जिस तरीके से आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैंने मेंशन भी कर दिया रेड से, बुक का सवाल है, चाहे तो खोल के बुक के अंदर एग्जाम्पल देख भी लीजिएगा, एग्जाम्पल का सवाल है बुक का।